हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र की सामान्य भूगोल और इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, और इसमें चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं यानी कि ब्रह्मांड, और इसका पार्ट है ये आपका 11। यानी अभी हम करने जा रहे हैं चंद्रमा। और चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन बढ़ते हैं हम गाइज आगे। तो दोस्तों, ये है इंडेक्स, यानी कि हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम ये सारा कर चुके हैं, और करते करते अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, चंद्रमा पे पहुँच चुके हैं। और बाकी का भी आप गाइस देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ज्योग्राफी। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको हो सकता है कि टफ लगता हो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आए तो। और अगर आप मेरी वीडियो देखें तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये हो गए आपके सारे चैप्टर्स जो आपको करने हैं गाइस। चलिए, ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए तो भविष्य के लिए कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बाकी चैप्टर्स की भी, घटना चक्र की, मतलब बाकी चैप्टर्स नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आपको घटना चक्र के। ठीक है, वो उसके लिए कर लीजिएगा चाहे तो सब्सक्राइब। ठीक है, एंड शेयर करिएगा अगर आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगे और आप अपने किसी फ्रेंड्स के संग, किसी भी फ्रेंड के संग शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, यानी कि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा करेंगे स्टार्ट। तो ये हो गया हमारा गाइस, कहाँ गया, ये रहा। देखिए, ये है हमारा चैप्टर चंद्रमा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है जो उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं, उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो इसने कहा उपग्रह वह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। मतलब देखिए गाइस, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया सन, और ये हो गए बहुत सारे ग्रह। कितने होते हैं, 8। तो हर ग्रह का एक उपग्रह होता है। सपोज कि ये हमारा अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी का एक उपग्रह हो गया चंद्रमा। ठीक है, हम जानते हैं जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जो ये छोटा सा बिंदु है ना, ये वाला अपना, ये अपना चंद्रमा यानी कि उपग्रह, ये क्या करते हैं, अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा यानी कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चलिए, आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो आपको। तो इस लगा उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और अपने ग्रह के साथ साथ क्या है, वो जब अपने ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं तो साथ साथ गई वो, ऐसा तो है नहीं कि ग्रह चंद्र सूर्य का चक्कर लगा रहे तो उपग्रह कहीं छूट जाएगा, वो भी अपने ही ग्रह के साथ रहेगा। तो वो क्या है, सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। फिर अगर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है हमारे पास, चंद्रमा यानी कि मून है। मतलब पृथ्वी का एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो है वो, उसका नाम है मून यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की अगर हम बात करें, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, कुछ ऐसा मान लेते हैं। जैसे कि ये आपका है पृथ्वी, अर्थ है ये, और कुछ इस चंद्रमा के घूमने का पथ कुछ ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो कभी चंद्रमा आपका M1 यहाँ पे है, कभी चंद्रमा आपका M2 यहाँ पे है। तो इसने कहा न्यूनतम दूरी कितनी होगी और अधिकतम दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो जो न्यूनतम दूरी होता है उसको बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी बोलते हैं। और जो अधिकतम दूरी होती है उसको बोलते हैं अपोजी। ठीक है, तो इसने कहा जो न्यूनतम दूरी है यानी कि जो पेरिजी है वो आपकी है 3,63,000। ठीक है, और 1,300 किलोमीटर है। और जो अधिकतम दूरी है जिसको हम बोलते हैं अपोजी, वो है आपकी 4,05,500 किलोमीटर। ठीक है, तो कुछ ये है एपीजी, सॉरी, पेरिजी और अपोजी, यानी कि न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी। जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की जो औसत दूरी है, औसत दूरी अगर हम बात करें तो कितनी है आपकी, ये लिखा है 3,84,400 किलोमीटर है। अब लिखा है चंद्रमा जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। मतलब अगर सैटेलाइट्स की बात की जाए, सिर्फ उपग्रहों की ही बात की जाए, तो चंद्रमा का नंबर पूरे सोलर सिस्टम में कौन से नंबर पर चंद्रमा आता है, 5वें नंबर पर आता है। राइट, इसका व्यास दे दिया। व्यास मतलब गाइस ये है आपका चंद्रमा, तो ये जो बीच की लाइन है वो कितनी है, 3,475 किलोमीटर्स। तो गाइस कलर फिर चेंज करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कलर लें जो दिखाई दे। ओके, अब इसने लिखा चंद्रमा अपने अक्ष पर, ओके ये तो बहुत दिख रहा है। तो ये चंद्रमा अपने अक्ष पर जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब इस जगह चंद्रमा जो है, ओ माय गॉड गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कलर। तो ये जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है गाइस, ये लगाता है 27 दिन। राइट, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगाती है, 24 दिन।
अच्छा लग रहा है कलर ये। तो गाइस यहाँ लिखा है कि ये लगभग उतनी ही अवधि है जितनी पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में है। मतलब इसने कहा 24 घंटे में पृथ्वी लगाती है, अप्रॉक्स 27 घंटे में ये लगा देती है। चंद्रमा भी अपना चक्कर लगा ही देता है, ठीक है। तो चंद्रमा हमें ज़्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं देता, हमें लगता है चंद्रमा एक ही जगह रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी उसी स्पीड से घूम रही है, चंद्रमा भी उसी स्पीड से घूम रहा है, दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए फिर हमें लगेगा यार ये तो घूम ही नहीं रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा, चंद्रमा जहाँ है वहीं पे खड़ा है। जैसे सूर्य को आप देखते होंगे सुबह पूरब में तो शाम को पश्चिम में, लेकिन चंद्रमा को ऐसा नहीं देखते होंगे। अब लिखा है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और क्या है, झुकाव वृत्त है, ठीक है। दीर्घवृत्तीय है और झुकाव वृत्त है, सॉरी झुकाव युक्त है, झुकी हुई है, ठीक है। अब इसमें लिखा है फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूर होता है तो छोटा और तब निकटतम दूरी पे होता है तो बड़ा दिखाई देगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कभी आपको चंद्रमा बहुत बड़ा दिखेगा गाइस, कभी बहुत छोटा दिखेगा। जब पृथ्वी से बहुत दूर होगा तो ऑब्वियसली छोटा दिखेगा, पृथ्वी के काफ़ी पास होगा तो वो बड़ा दिखेगा। अब लिखा है चंद्रमा इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका केवल कितना 59% भाग जो है देखा जा सकता है। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के घूमने की जो, चंद्रमा अपने अक्ष पे 27 घंटे लगाता है, पृथ्वी अपना अक्ष पे जो घूमती है 24 घंटे घूमती है। तो हमें ऑलमोस्ट क्या होता है, चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है। हमें चंद्रमा ज़्यादा अपनी जगह से हिलता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। और हमें जो है हर वक्त चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है। तो एक साइड दिखती है, कितने परसेंट साइड दिखती है हमें चंद्रमा की, सिर्फ 59% साइड दिखती है। तो गाइस अभी आपने सुना होगा चाइना ने एक उपग्रह मतलब एक सैटेलाइट भेजा है, एक मिशन भेजा है, जिसमें सबसे पहले उसने क्या करा ना, देखिए वो उसने उस साइड भेजा उस उपग्रह को जिस साइड पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए पहले उसने एक सैटेलाइट भेजी कि वो क्या है, लाइक दिस, ये पृथ्वी पे है, ये चाइना है, तो यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा का हमें सिर्फ ये वाला साइड दिखता है। अब इसने क्या करा, इस वाले साइड पे वो मिशन भेजा है, ठीक है। तो इसने पहले एक मिशन ऐसे भेजा कि मतलब हमें यहाँ से जो है सिग्नल वापस चाहिए ना, तो हमें क्या है यहाँ से सिग्नल हमें वापस चाहिए, सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसा किया कि यहाँ से पहले इस वाले सैटेलाइट पे आए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो ऐसे तो आप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे पीछे की साइड, ठीक है। तो हमें चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख होता है, यानी कि एक भाग जो है चंद्रमा का सिर्फ पृथ्वी की तरफ होता है, दूसरा भाग हमें दिखाई ही नहीं देता है। अब इसमें लिखा है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसने कहा कि जो ध्वनि तरंग होती है ना, इस ध्वनि तरंगों का जो संचलन होता है, यानी कि जब वो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसने कहा कि ना यहाँ पे क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वैसे यहाँ पे मुझसे गलत हो गया कि ध्वनि जैसे साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव यानी कि जब मैं बोल रही हूँ, सपोज मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, राइट, तो यहाँ आपको सुनाई देने के लिए एक माध्यम तो है ही ना, यहाँ पे क्या है, एयर है, हवा है, ठीक है। एयर के माध्यम से क्या है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जा रही है, यानी एक माध्यम है। तो यहाँ पे लिखा है माध्यम आवश्यक होता है। वायुमंडल क्या है, इसका एक सशक्त माध्यम है, वायुमंडल है, ठीक है। हमने एयर बोल दिया, या आप कह लीजिए वायुमंडल, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो क्या है, ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है, यानी गाइस क्या होता है, चंद्रमा पे आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा। अब जब वायुमंडल नहीं मिलेगा तो गाइस अगर चंद्रमा पे, ये चंद्रमा है, इस पर 2 बंदे खड़े हो गए, ठीक है, एक यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया, तो ये बंदा बोल रहा है, जब अब इसके पास तो माध्यम ही नहीं है कि वो अपनी बात यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा, इसका मतलब एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी नहीं। मतलब माध्यम क्या होता है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में कहाँ, मुखर्जी नगर में, राइट, मुखर्जी नगर में हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, हम पहुँचते हैं नेहरू प्लेस, राइट, नेहरू प्लेस जाना है, ठीक है। तो गाइस अगर मुझे नेहरू प्लेस जाना है तो मैंने क्या पकड़ी, मेट्रो मुझे यहाँ तक ले जाएगी, मान लेते हैं। तो ये मेट्रो क्या है, मुझे ले जाने के लिए क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। तो वैसे ही ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो माध्यम है वो है वायुमंडल, ठीक है। अभी फिलहाल हमने कहा जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है, चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, मतलब एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पाते, राइट। अब इसमें लिखा है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, मतलब इसने कहा यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे है चंद्रमा, ओके, यहाँ पे सन, यहाँ मून, और यहाँ बीच में आ गई अर्थ,
ठीक है, यानी कि पृथ्वी आ गई। तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, मतलब सूर्य से ऐसे प्रकाश जा रहा है, पृथ्वी से टकरा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रकाश नहीं जा पा रहा है, राइट, बिल्कुल नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई, नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि ग्रहों और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, मतलब देखिए सूर्य का अपना प्रकाश होता है जिसकी वजह से वो चमकता है, लेकिन किसी भी ग्रह का, लाइक पृथ्वी का या मंगल का, कोई ऐसा प्रकाश नहीं होता है कि वो पृथ्वी चमके मंगल चमके, नहीं चमकता। वैसे उपग्रह भी नहीं चमकता, चंद्रमा भी नहीं चमकता अपने प्रकाश से, ठीक है। तो इसने कहा कि ग्रहों और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये कैसे चमकते हैं, चमकते तो हैं, लेकिन ये किसके प्रकाश की हेल्प से चमकते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश की हेल्प से चमकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़ने के कारण, मतलब इसने कहा कि जब ये सूर्य था और यहाँ पे चंद्रमा था, बीच में आ गई पृथ्वी, तो यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो चंद्रमा पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। तो इसने यही लिखा है कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़ने के कारण क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है गाइस, सूर्य ग्रहण में होता है, देखिए चंद्र ग्रहण में हमने कहा कि सूरज और क्या है, चंद्रमा के बीच में आ गई पृथ्वी, ठीक है, अर्थ आ गया, तो यहाँ से तो प्रकाश गया लेकिन यहाँ नहीं पहुँचा। और जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे है सन, यहाँ पे आ जाता है चंद्रमा और यहाँ आता है अर्थ, यानी कि इस वक्त क्या होता है, जो प्रकाश है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ नहीं पहुँचा, तो जो आपका जो अर्थ है ना, तो अर्थ से उस वक्त सूर्य दिखना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि बीच में आ गया चंद्रमा, ठीक है। तो हम कहते हैं भैया सूर्य तो बिल्कुल यार काला हो गया, क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक देखिए यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो हमें सूर्य काला दिखाई देने लगता है, अंधेरा दिखने लगता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं यार इस वक्त क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो गाइस ये हो गया आपके चंद्र ग्रहण की, ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब लिखा चंद्र ग्रहण का प्रकाश और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षित स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। मतलब इसका चंद्र ग्रहण का प्रकाश और उसकी लंबाई किस पे, जो चंद्रमा की स्थिति है उस पर, और उसका जो पथ है कक्षीय पथ उस पर निर्भर करती है। चलिए अब लिखा चंद्र ग्रहण सदैव क्या है, पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता था गाइस, अमावस्या के दिन। अमावस्या को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, NEW, न्यू मून डे। न्यू मून डे क्या बोलते हैं, अमावस्या को इस दिन होता था सूर्य ग्रहण। और फुल मून डे में एक हो गया क्या, अभी हमने देखा न्यू मून डे, ठीक है, न्यू मून डे यानी कि हिंदी में बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। तो उस वक्त होता था आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो न्यू मून डे के दिन सूर्य ग्रहण, फुल मून डे के दिन चंद्र ग्रहण, मतलब अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, राइट, याद रखिएगा। इसमें लिखा है अर्ध चंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, समकोण होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कभी कभी ना आधा चांद दिखता है, राइट, मतलब ऐसा दिखता है चांद, मतलब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिख, नहीं, फिर से बनाते हैं ऐसे। तो कैसे बनाया जाए, मतलब तब क्या होता है, हम ये सन, मून, अर्थ इस तरह से होते हैं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये लिखा है कि चंद्रमा अपने दीर्घवृत्त, मतलब देखिए समकोण पर होते हैं, तब हमें क्या दिखता है, आधा चांद। अर्ध चांद्र के समय जो है पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, आपका चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, आपकी समकोण पे होती है। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो होती है किस पे, समकोण पे होती है। चलिए अब इसमें लिखा है चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि जो आपका अर्थ है चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है। अब इसने कहा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिजी, अभी हम ऊपर पढ़ गए हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उपभू स्थिति, ठीक है। जब सबसे पास होता है, मतलब जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ ऐसे करके चंद्रमा घूम रहा है, तो ये सबसे पास वाली स्थिति है, ये सबसे दूर वाली मान लेते हैं। तो ये वाली जगह अगर चंद्रमा है तो इसको हम बोलते हैं उपभू, और यहाँ अगर होगा तो उसको बोलते हैं अपभू, ठीक है। तो यहाँ की बाद में बात करेंगे, फिलहाल उपभू की बात करें, यानी कि इसको बोलते हैं पेरिजी। इस स्थिति में चंद्रमा का क्या है, ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है। मतलब इसने कहा देखिए जो ज्वार भाट आता है ना वो चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से भी आता है। तो इस स्थिति में देखिए पृथ्वी से सबसे पास है चंद्रमा, यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे, कैसे मैंने बनाया कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक जगह दूर दिखे एक जगह पास दिखे, ठीक है। फिलहाल हम पास वाली जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, राइट, और सूर्य के बल की वजह से भी आता है। फिलहाल हम चंद्रमा से ज़्यादा होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल का जो
प्रभाव है ज्वार भाटा पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हम यहाँ चंद्रमा की बात करें तो देखिए चंद्रमा क्या है, इस वक्त पृथ्वी के सबसे पास है। तो क्या होगा, इसने कहा जो ज्वार उत्पादक बल होता है, यानी कि जो पानी का लेवल उठ जाता है ना, बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो वो ज्वार होता है। जब नीचे जाता है तो भाटा होता है, राइट। तो इसने कहा कि जब आकर्षण बल चंद्रमा की तरफ इतना ज़्यादा लगता है कि वो पानी को क्या करता है, उठा लेता है, यानी कि ये बल है, इसको बोलते हैं ज्वार उत्पादक बल होता है। तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? चंद्रमा उस वक्त पृथ्वी के सबसे पास है। अब लिखा जिस कारण जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना उठ जाता है, 15 से 20% क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो इस स्थिति में जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उस वक्त क्या होता है, उच्च ज्वार होता है। उच्च ज्वार मतलब 15 से 20% ज़्यादा सामान्य ज्वार से। ठीक है। तो इसके विपरीत जब जो है चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर सबसे दूर होता है जब, ठीक है, मतलब ये हो गया आपकी अर्थ हो गई, ये हो गया चंद्रमा अगर जब पास की बात करते हैं, और मतलब ये अपने पथ पे जब घूमता है तो यहाँ मान लीजिए सबसे दूर है, इस वक्त चंद्रमा सबसे दूर होगा। तो उस वक्त क्या होगा गाइस, आकर्षण बल चंद्रमा का पृथ्वी पे कम लगेगा, जिसकी वजह से जो ज्वार होगा वो कम ऊंचाई पे जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखा है लघु ज्वार आता है। ठीक है, ज़्यादा ज्वार नहीं आता है, क्योंकि ज्वार उत्पादक बल जो है न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि सामान्य ज्वार से कितना छोटा होता है, 20% छोटा होता है। सामान्य ज्वार से कितना छोटा होता है, 20% छोटा। और बड़े में कितना होता है, सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है, और छोटे में कितना होता है, 20% ही छोटा होता है। अब इसने कहा 22 दिसंबर 1999 को क्या होता है, चंद्रमा पूर्ण उपभू यानी कि सबसे निकट था। अर्थात इस दिन जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट था। कब? दिसंबर। कौन से दिसंबर की बात हो रही है? 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक था। ठीक है, ठीक है, था। तो सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण क्या है, ये सर्वाधिक क्या है, चमकदार दिखाई पड़ा। मतलब भैया इतनी पास है, सबसे पास है, तो वो बहुत बड़ा भी दिख रहा होगा एक तो, और सबसे ज़्यादा चमकदार भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये डेट है, ठीक है, इस दिन सबसे पास था अभी तक में 2022 तक में हम देख रहे हैं कि इस दिन सबसे पास था चंद्रमा। अब इसने कहा कि 14 नवंबर 2016 को क्या होता है, पूर्ण उपभू की स्थिति बनी है। उपभू भी गाइस क्या है, जब चंद्रमा सबसे पास होता है। ठीक है। तो इसमें जो है चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा, यानी पास है इसलिए बड़ा दिख रहा है, और चमकदार भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो पास है। तो इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। मतलब चंद्रमा इतना बड़ा दिख रहा है कि भैया हमने इसको बोल दिया सुपर मून। अर्थात सुपरमून वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें चंद्रमा का लगभग जो है 14% ज़्यादा बड़ा, और चंद्रमा जो है आपको कैसा दिखेगा, 14% बड़ा दिखे और बड़ा दिखेगा। ठीक है, 14% ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और 30% और चमकीला दिखेगा। मतलब जितना चमकीला था उसे 30% और बढ़ा दो, बड़ा जितना बड़ा था उसे 14% और बढ़ा दो चंद्रमा को। ठीक है, वो कौन सा, उस मून को हम क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। सुपर मून, बड़ा मून। ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्लड मून। अब ब्लड मून तो या ब्लड का कलर होता है रेड। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ब्लड मून एक परिघटना है। क्या है? एक परिघटना। ठीक है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब जो है पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। मतलब गाइस ये है कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, बीच में आ गई पृथ्वी यानी कि अर्थ। अब इसकी जो रोशनी है यहाँ पे तो पहुँच नहीं रही, तो पृथ्वी की जो है छाया पड़ जाती है चंद्रमा पे। ठीक है। तो इसकी वजह से ना गाइस इसका जो कलर है ना वो क्या दिखने लगता है, हमें लाल दिखने लगता है। ठीक है, काला नहीं दिखता है, लाल दिखने लगता है। तो इस वक्त क्या होता है, चंद्रग्रहण तो हो ही रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंच ही रहा है। तो ये होता है पूर्ण चंद्रग्रहण, और यहाँ पे हमें कलर क्या दिखता है, लाल दिखता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलने लगते हैं, ब्लड मून। तो अभी तक हमने 2 मून पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा सुपर मून, ठीक है, और एक हमने पढ़ा ब्लड मून। ठीक है। चलिए अब ब्लू मून भी देखते हैं, ये क्या होता है, कहानी एक नई चीज़ पता चलेगी। तो ब्लू मून क्या है, एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माह में कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। मतलब देखिएगा इसके 12 चंद्र माह, मतलब हमारे जो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन देखिए किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, और फरवरी के महीने में कभी 28 होते हैं तो कभी 29 होते हैं। तो कोई ऐसा दिन भी होगा जब क्या होगा कि चलिए मतलब ये कब होता है, जब कुछ अधिक दिन होने के कारण ये जो है ये वाला भी परिघटना होती है, यानी कि ब्लू मून वाली परिघटना होती है। आगे समझेंगे अभी। तो देखिएगा इसका एक चंद्र माह, जो एक महीना होता है ना, चंद्र माह बोलते हैं उसको। ठीक है, एक चंद्र माह कितने दिन का होता है? वैसे तो हम कहते हैं 30-31, तो गैस 30-31 का नहीं होता है, वो होता है 29.5 दिन का होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भैया जनवरी 31 दिन का है,
फरवरी तो 28-29 दिन का होता है, वो तो अलग बात है। मार्च 31, अप्रैल 30 दिन का। लेकिन सही में देखा जाए तो एक चंद्रमा कितने दिन का होता है गाइस? वो होता है 29.5 डेज का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 इंटू 12, 12 महीने होते हैं ना, अगर इसको ऐसे करें तो हमारे पास कितने दिन हो गए आपके? 354 डेज का होता अगर ऐसा होता, ठीक है। मतलब इसने कहा अगर एक महीने में इतने दिन होते, ठीक है, तो 12 महीने में कितने दिन हो जाते टोटल? अभी हम क्या बोलते हैं 365 नहीं, 365 नहीं होते, तब होते 354 डेज होते। तो इसमें क्या होता है 12 पूर्णिमाएं होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाती है। देखिए पूर्णिमा इसने कहा, वैसे तो देखिए हर महीने में ना आप देखते हैं नॉर्मली देखते हैं, तो नॉर्मल जब हम देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि हर महीने में 15 दिन पे क्या होता है, एक बार पूर्णिमा आती है, फिर 15 दिन बाद अमावस्या, फिर पूर्णिमा अमावस्या, इस तरह से आता है, ठीक है। तो गाइस देखिए 12 महीने में 12 पूर्णिमाएं हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक अतिरिक्त एक और पूर्णिमा आ सकती है उस वक्त जो मून होता है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। तो ये क्या ब्लू मून का अस्तित्व, ठीक है। तो इसने कहा कि कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो अस्तित्व नहीं होता, चलिए इसमें लिखा है एक वर्ष में 365 1/4 दिन होने के कारण क्या है, प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग जो है 11 शेष बच जाते हैं, 11 दिन बच जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि क्या होता है, देखिए तो 11 दिन प्लस 11 दिन प्लस 11 दिन अगर आप मिलाते तो कुछ 33 दिन हो गए। मतलब हम तो कितने दिन हमें चाहिए, 29.5 डेज चाहिए, ना कि पूरे 33 करेंगे तो ये 3 साल हो जाएगा, राइट। मतलब हर साल में इसने कहा कि अगर हम मान लें कि हर साल में 11-11 दिन बच जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इतना मान लिया है, ना कि हमने 365 नहीं मान के कितना माना है, क्योंकि इसने कहा कि एक महीने में कितने दिन हो रहे हैं, एक महीने में 29.5 हो रहे हैं, तो एक साल में कितने दिन हो जाएंगे 354। तो इसने, लेकिन हम कितना मानते हैं, हम कितना कहते हैं 365। तो हर महीने में हर साल में 11 दिन बच जा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम 11 और 11 ले लें तो 33 दिन हो गए, यानी एक महीना पूरा बन जाता है, ठीक है। तो एक महीना पूरा ही बन जा रहा है, तो हम पूरे 3 साल ना लेके कितने साल लेते हैं, क्योंकि हमें तो कितने चाहिए 29.5 डेज चाहिए, तो हमें क्या है 3 साल पूरे ना लेके 2.7154 ईयर में क्या होता है। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं इसी को। तो इतने होने के कारण क्या प्रत्येक वर्ष में जो है 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक जो है 12 पूर्णिमा चाहिए, तो हमारे पास 354 दिन के बाद भी लगभग क्या होता है कि 11 दिन बच जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि लगभग 2.7 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए क्या है 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इतने साल में हमें इतने दिन और मिल जाते हैं, क्योंकि 3 साल, इसे 2.7 ना मान के 3 साल मान लो, ठीक है। तो 3 साल में क्या होगा, एक साल में 11 बचे दिन और एक साल में 11 बच गए, एक साल में 11 अप्रॉक्स जो है 33 दिन बच गए। तो हम अप्रॉक्स में 33 बोले, वैसे हमें कितने चाहिए 29.5, तो इतने वर्ष, 3 से थोड़ा सा कम वर्ष में हमें क्या है इतने दिन और मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये एक महीना पूरा हो गया। तो इसमें क्या होता है, वैसे तो 12 होनी चाहिए, तो लेकिन एक ऐसा साल आता है जिसमें एक अतिरिक्त आ जाती है पूर्णिमा, यानी कि 3 साल या 2.754 साल बाद क्या है हमें एक और जो है पूर्णिमा मिल जाती है, ठीक है। एक और पूर्णिमा मिल जाती है क्योंकि इतने दिन हमें मिल जाते हैं। तो क्या होता है, इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही क्या हम बोलते हैं, ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि एक महीने में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम 15-15 दिन में होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक तारीख को पूर्णिमा हुई तो 15 तारीख को अमावस्या, फिर 30 तारीख को पूर्णिमा हो गई। तो वैसे ऐसा हो सकता है कि तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि 1 तारीख को सपोज 1 तारीख को पूर्णिमा हुई, 15 तारीख को अमावस्या हुई, फिर 31 तारीख को फिर से पूर्णिमा हो गई। ये मान लो कोई एक महीना है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे भी पूर्णिमा, यहाँ पे भी पूर्णिमा, एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो गई, ठीक है। तो ये जो दूसरी वाली होती है ना, उसमें जो सन मून होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। अब प्रत्येक 2.715 वर्ष में क्या है एक ऐसा माह होता है, यानी एक ऐसा महीना होता है जिसमें 2 बार पूर्णिमाएं हो जाती है। यद्यपि कि दोनों पूर्णिमाओं के बीच जो है अंतर कितना होता है 29.5 डेज का होता है। तो प्रचलित लोकप्रिय धारणा के अनुसार जिस महीने में 2 पूर्णिमा होती है उसका जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो इसी आधार पर क्या वर्ष 2009 में क्या है क्रमशः 2 दिसंबर, देखिए अब 2009 में ऐसा हुआ था कि 2 दिसंबर को भी आपकी पूर्णिमा थी और 31 दिसंबर को भी आपकी पूर्णिमा थी। अगर आप इन दोनों के बीच के दिन काउंट करेंगे तो कुछ इसने कहा कि 29.5 डेज आ जाएंगे, तो इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ था।
तो जो 31 दिसंबर वाली पूर्णिमा है उसको हमने क्या बोल दिया था, उसमें जो मून था उसको हमने बोल दिया था ब्लू मून। तो वस्तुतः एक महीने में 2 पूर्णिमाओं के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक क्या है, लोकप्रिय त्रुटि है। ये क्या है, त्रुटि है, राइट। तो मतलब हम कहते थे भैया जिस महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए वो हो गया उसका जो दूसरा है वो, मतलब हम इस तरह से अगर परिभाषित करें कि जिस महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो क्या है, ब्लू मून वाली स्थिति आ जाएगी। तो कैसे ऐसा नहीं है। तो ये कब होता है, 2.7 वर्ष के बाद ऐसा आपको मिल जाता है। एक महीना ऐसा होता है कि आपको एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएँ मिल जाती हैं। अब लिखा है जो वर्ष 1946 में क्या है, फॉर्मस एल्मनक की स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन में प्रस्तुत गलत जो है व्याख्या के कारण प्रचित हुई। मतलब ये वाली थी त्रुटि वाली, ठीक है। तो अब इसमें लिखा वर्ष 1999 में इसी पत्रिका द्वारा इस त्रुटि को दूर करने हेतु क्या है, आलेख प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय है कि फार्मर्स एल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की जो आपकी परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है। अब लिखा है एल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के, देखिए इन्होंने जो है एल्मनक, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ब्लू मून के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक खगोलीय मौसम, ठीक है, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल सीजन है कोई, ठीक है, उसमें क्या है, एक अतिरिक्त पूर्णिमा अस्तित्व की घटना है। मतलब इसने कहा कि एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में क्या है, 4 है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 है। 21 मार्च 23 सितंबर, तो इसे बोलते हैं विषुव और या इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जब सूर्य क्या होता है, इन दोनों टाइम पे विषुवत रेखा पे होता है सूर्य, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरा बोला कि 21 जून और 22 दिसंबर, इसको बोलते हैं अयनांत या फिर संक्रांति या फिर सॉल्स्टिक्स, ये बोलते हैं। तो इस मौसम की विभाजक तिथियां हैं, ठीक है। अब जो है एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार हैं, कौन कौन से, तो 4 मौसम की बात कर रहे हैं। तो देखिए मार्च से 3 महीने आगे चले जाए, अप्रैल मई जून, तो जून से 3 महीने आगे चले जाएंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर से 3 महीने आगे चले जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। दिसंबर से भी 3 महीने आगे चले जाएंगे तो गाइस हम आ जाएंगे मार्च में। तो इसने जो 4 खगोलीय मौसम की बात करी, तो उसने कहा कि 21 मार्च से लेकर 20 जून, चलिए ऐसे देखते हैं। तो गाइस ये है आपकी 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी है मकर रेखा, ठीक है। अभी सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, और ये टाइम है 21 मार्च का, ठीक है, 21 मार्च। तो 21 मार्च से लेकर हम पहुँच गए 20 जून पे कर्क रेखा पे, ठीक है। फिर 20 जून से हम पहुँचे हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर वापस से हम कहाँ पहुँच गए हैं, भूमध्य रेखा पे। फिर 23 सितंबर से हम पहुँच गए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे हम दिसंबर यानी कि कौन सा दिसंबर, 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर पे हम पहुँच गए मकर रेखा पे। फिर मकर रेखा से वापस से ऊपर हुआ सूर्य, यानी कि दिसंबर के बाद अक्टूबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 23 मार्च, ठीक है गाइस। देखिए ये 21 मार्च, तो ये हो गया मार्च, ये हो गया मार्च, वापस आ गए हम। तो यहाँ पे 4 मौसम कैसे हो गए गाइस, एक तो ये हो गया 21 मार्च से लेकर आपका 20 जून जब हम कर्क रेखा पे पहुँचे, फिर कर्क से वापस पे भूमध्य रेखा पे आए। तो देखिए सबसे पहला वाला ये रहा आपका, ये वाला, ठीक है, दूसरा वाला ये रहा आपका, तीसरा वाला भूमध्य से जब मकर रेखा पे गए, और फिर चौथा वाला जब मकर रेखा से आप कहाँ पहुँच गए, वापस से भूमध्य रेखा पर। यानी 21 मार्च से 20 जून, 21 मार्च से 20 जून, 20 जून से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 20 दिसंबर, 20 दिसंबर से वापस से 21 मार्च, यानी कि हमने क्या किया, एक पूरा चक्कर इस तरह से लगा लिया, ठीक है। तो दोस्तों फिर वापस से हम अपना कलर ले लें ये वाला। तो गाइस ये है 21 से 20 जून, कर्क रेखा पे पहुंच गए यहाँ पे। फिर कर्क से हम आ गए वापस से भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा से मकर रेखा पे पहुंच गए, फिर मकर रेखा से वापस से हम कहाँ पहुंच गए, भूमध्य रेखा पे पहुंच गए। फिर सॉरी यहाँ पे है भूमध्य से मकर रेखा, मकर रेखा से वापस से हम भूमध्य रेखा पे पहुँच गए। ये प्रत्येक खंड लगभग 3 महीने का होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो वही 3-3 महीने का गैप है। अब लिखा प्रत्येक खंड में जो सामान्यतः 3 पूर्णिमाएँ होती हैं, 3 महीना है तो 3 पूर्णिमाएँ होंगी, और प्रत्येक जो है आपके प्रत्येक 2.715
वर्ष में किसी एक खंड में क्या होता है, 3 की बजाय क्या हो गई, 4 पूर्णिमा। तो इस इतने साल बाद तो चौथी पूर्णिमा आई जाएगी। तो 4 पूर्णिमा वाला जो खंड है वो आपका है ब्लू मून परिघटना। ठीक है, अब इस खंड की जो चौथी पूर्णिमा में से जो है तृतीय को ब्लू मून कहा जाता है। जो इसमें लिखा है 4 पूर्णिमा है, उसमें जो थर्ड वाली है ना उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। तो इस परिभाषा के आधार पे क्या होगा, वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर, तो गाइस 23 सितंबर को यहाँ होता है सूर्य और 22 दिसंबर पे मकर रेखा पे जाता है। मतलब यहाँ भूमध्य रेखा से कहाँ जाता है, मकर रेखा पे जाता है। ठीक है, तो इस वक्त इसके दौरान क्या है, कुल 4 पूर्णिमाएं। कब कब, यहाँ 2010 की बात हो रही है और ये वाला टाइम पीरियड बताया। तो इसने कहा कि 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में 4 पूर्णिमाएं आई। मतलब इन 3 महीनों में 4 पूर्णिमाएं आई। कौन कौन सी डेट में आई, एक तो हो गई 25 सितंबर को आई, फिर 24 अक्टूबर को, 21 नवंबर को और 20 दिसंबर को। तो ये हो गई आपकी 4 पूर्णिमाएं। तो इसने कहा 20 नवंबर वाली, ये वाली जो है 20 नवंबर को जो आई, 20 नवंबर 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा। इसने कहा ना 4 में से जो तीसरी पूर्णिमा होती है, देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो ये तीसरी पूर्णिमा कब हो गई आपकी, 21 नवंबर 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा क्या थी आपकी, ब्लू मून थी। तो यानी कि ब्लू मून कब आया, 2010 में आया, पिछली बार। अब लिखा है कि 21 ये हो गया। अब लिखा है किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसने क्या बोला, जो इसने कहा ग्रह उपग्रह पर, ग्रह यानी कि पृथ्वी मान लेते हैं, उपग्रह यानी कि चंद्रमा मान लेते हैं हमारा। तो उस पर जो उसका भार होता है वो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से लिख देते हैं, द्रव्यमान, और उसका जो गुरुत्वीय त्वरण a मान लेते हैं। तो इसके गुणनफल के बराबर होता है भार। ठीक है तो इसने कहा या तो आप पृथ्वी की बात कर लीजिए, अर्थ कह लीजिए, या मून पे अगर हम किसी पिंड के भार की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा भार जो होता है वो उसका जो मास होता है, यानी कि द्रव्यमान और ये हो गया त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब लिखा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 1/6 होता है। यानी कि गाइस इसने कहा कि अगर हम पृथ्वी पर खड़े, तो सपोज कि एक बंदा है पृथ्वी पर खड़ा है, तो उसके भार की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, पृथ्वी पर। और वहीं अगर वो चंद्रमा यानी कि मून पे खड़ा है तो उसके भार की बात हो रही है। तो इसने कहा कि यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो है 1। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा चंद्रमा पर, वो हो गया आपके पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। तो 1/6 किसका, 1 का, यानी कि आप कह दीजिए कि 1/6 हो गया। ठीक है, अब इसका मान लीजिए द्रव्यमान, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पे सपोज की है 20 किलो का है वो। ठीक है, 20 किलो द्रव्यमान है। वही चंद्रमा पे भी द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, तो वो 20 ही किलो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्या था, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान तो देखिए दोनों जगह बराबर ही है, 20-20, यानी पृथ्वी पर भी 20, चंद्रमा पर भी 20। लेकिन यहाँ पे वैल्यू थी 1 गुरुत्वीय त्वरण की, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/6 गुणा 1, यानी कि 1/6। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 की जगह 60 ले लीजिए, मान लीजिए 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 ले लेते हैं, 20 नहीं है 60 है, जो द्रव्यमान है 60 है, दोनों जगह बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप भार देखें तो इस वाले 6 से ये 60 कट के कितना हो जाएगा, 10। यानी कि हमने देखा जो पृथ्वी पर भार है, तो गाइस हमने क्या देखा, जो पृथ्वी पर भार है वो 60 है, और लेकिन जो चंद्रमा पे भार है वो उसका 1/6 हो गया, यानी कि 10 किलोग्राम हो गया। ठीक है, पृथ्वी पर अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और 60 किलो के, तो आप 60 ही किलो के रहेंगे। लेकिन अगर आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो आप 60 किलो के नहीं होंगे। उस वक्त आपका वजन जो है, आपका जो भार है वो कम हो जाएगा, यानी आप हो जाएंगे 10 किलो के। तभी आपने देखा होगा चंद्रमा पे लोग कूदने लगते हैं, हवा में होते हैं। चलिए समझे आप। फिर किसी ग्रह या उपग्रह, किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का जो भार है उसके द्रव्यमान और जो उसका गुरुत्वीकरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसने कहा कि भार जो होता है उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीकरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का गुरुत्वीकरण है वो 1/6 होता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु के भार में क्या है, भार जो घटकर कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी पर भार है 60, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 60 का 1/6, यानी कि ये हो गया 10। यानी कि चंद्रमा पर भार होगा 10 किलोग्राम और पृथ्वी पर होगा 60 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सी ऑफ क्या बोलते हैं,
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि शांति का सागर नाम से जाना जाता है। मतलब चंद्रमा पर आप देखते हैं, कहते हैं यार चांद पर भी दाग है, तो वो दाग नहीं है गाइस, एक्चुअली जो काले धब्बे हमें देखते हैं उसको हम बोलते हैं शांति का सागर, या फिर बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी। चलिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उन काले धब्बों को जो चंद्रमा चांद पर दाग है वो इसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा चंद्रमा इसी भाग में जो, ओके, तो इसे चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। मतलब चंद्रमा का जो ये दाग वाला भाग होता है ना, यानी कि वहाँ पे काले जो धब्बे होते हैं ना, वहाँ पे क्या एक चंद्रयान उतरा था जिसका नाम था अपोलो 11। मानव के साथ, मतलब उस यान में जो है मानव भी बैठा था, ठीक है। तो इसलिए मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था आपका? 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे? चांद पे पहला कदम रखा 20 जुलाई 1969 पे, तो अमेरिका ने ये मिशन भेजा था अपोलो 11। तो किन 3 लोगों ने चांद पे कदम रखा था? इनका एक नाम आप जो बहुत ज़्यादा ही सुनते हैं वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरे थे आपके माइकल कॉलिंस, तीसरे थे आपका एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर। तो गाइस हम नाम किसका ज़्यादा सुनते हैं? क्योंकि ये वो बंदे थे इन तीनों में भी जिन्होंने पहला कदम रखा था, मतलब सबसे पहले ये उतरे थे, ठीक है। तो इसे जिसमें से केवल जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जो देखिए, तो इसमें थे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और जो आपका एडविन एल्ड्रिन यानी कि एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर है। तो ये जो है इन्होंने क्या चंद्र के जो तल मतलब चंद्रमा पर कदम रखा, लेकिन जो तीसरे वाले थे ना वो चांद पर थे तो, लेकिन उन्होंने क्या है चांद पर पैर मतलब उतरे नहीं वो, ठीक है, अपने उनका जो यान था उसमें से नीचे नहीं उतरे। तो कौन 2 लोग उतरे थे? एडविन और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, और उसमें भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले पैर रखा था। फिर लिखा अपोलो 11 मिशन जो है 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडी फ्लोरिडा से, देखिए फ्लोरिडा जैसे हम देखते हैं ना नॉर्थ अमेरिका, तो वैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पे कहीं फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में एक जगह है केप कैनेडी फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा की स्थिति चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ जो ट्रैंक्विलिटी पर जो है 20 जुलाई 1969 को उतरा था। और इस जगह इस दिन पृथ्वी से उड़ा और इस दिन जो है वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इसे लगा 21 जुलाई यानी कि 20 के बाद 21 जुलाई, तो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए जो है चला ये मिशन। 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है PSLV-C11 के माध्यम से पहले चंद्र अभियान यानी कि चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया। अच्छा, ये है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें पोलर मतलब ध्रुवीय, सैटेलाइट मतलब हो गया उपग्रह, लॉन्च L से लॉन्च यानी प्रक्षेपण और V से व्हीकल, C11 के माध्यम से जो है इसको चंद्रयान 1 को जो है प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया था गाइस? जैसे कि हमारा प्यारा भारत है, ये हो गया आपका गुजरात, और इस तरह से नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, और वहाँ पे क्या स्थित है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ से किया गया था, कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। कौन से किससे? PSLV-C11 से किया गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, ठीक है। तो इस तरह 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 जो उड़ाया गया था अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद क्या है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। कक्षा मतलब चंद्रमा की अपनी कक्षा होती है, उसमें जो है ये प्रवेश कर गया, ठीक है। तो ये पृथ्वी से उड़ा और ये चंद्रमा की कक्षा यहाँ से उड़ा है और ये इसकी कक्षा में प्रवेश कर गया यहाँ पे आके, ठीक है। अब इसने कहा कि इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्षयान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया, ठीक है। किसे? मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान, देखिए मतलब आदमी नहीं उतरा है चंद्रमा पे, एक यान उतारा गया। मून इम्पैक्ट प्रोब को उतारा गया चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बेंगलुरु के कुछ दूरी पर, क्या नाम है, बयालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। किस पे?
चंद्रयान पर ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा है, एक सेंटर बनाया है, इसका नाम है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर। कहाँ पे है, यहाँ बयालालू में है, और बयालालू कहाँ है, बेंगलुरु से थोड़ा सा पास। ठीक है, अब लिखा चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 की बात होगी। अब ये हो गया चंद्रयान 2, इसकी कहानी आप लोग जानते हैं, 2019 की कहानी है, सबने देखी होगी। तो चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का जो है दूसरा मिशन था। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें एक रोबोट भेजा गया था। ठीक है, तो पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी मिशन है, मतलब इसमें जो है बाहर की किसी कंट्री की हेल्प नहीं ली गई थी इसका कोई भी पार्ट बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। तो चंद्रयान 2 मिशन में क्या है, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, और एक क्या था, रोवर था। ठीक है, तो गाइस क्या होता है, तीनों की बात हम समझ लेते हैं। एक तो जैसे आपने क्या है, सैटेलाइट भेजा। ठीक है, तो सैटेलाइट में क्या, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो है आपका ऑर्बिटर। ऑर्बिटर बोलते हैं जैसे कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा का ऑर्बिटर यानी कि चंद्रमा की कक्षा। तो ऑर्बिटर क्या है, इसकी कक्षा में घूमेगा। जो ये ऑर्बिटर है ना, वो इसकी कक्षा में घूमेगा। तो और एक क्या था गाइस, यहाँ पे था रोवर। ठीक है, रोवर जिसका इसका लैंडर और रोवर का नाम रखा गया। तो रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान। अब रोवर क्या है, एक रोबोट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक रोबोट जो चंद्रमा पर उतरता और चलता। ठीक है, अब भैया सैटेलाइट से रोबोट को जो है डायरेक्ट तो फेंक नहीं सकते, तो उसको लैंड कराया जाएगा। सैटेलाइट से चंद्रमा की सतह तक उतारा जाएगा। किस पे उतारते हैं हम, लैंडर पे उतारते। लैंडर के अंदर रहता, फिर जब चंद्रमा की सतह पे वो गिर जाता तो वो लैंडर से बाहर निकल जाता। तो लैंडर का नाम रख दिया हमने विक्रम। राइट, समझ गए होंगे आई होप। एक होता है ऑर्बिटर जो चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है इस तरह से। ठीक है, और एक होता है लैंडर। लैंडर क्या करता है, लैंडर मान लीजिए एक बस है जिसके अंदर रोवर बैठ के क्या है, आपकी सैटेलाइट से चंद्रमा की सतह पे उतरेगा। अब जैसे ही लैंडर यहाँ पे उतर जाता तो वो रोबोट इस लैंडर से बाहर निकलता और चंद्रमा पे आराम से घूमने फिरने लगता। ठीक है, तो वही इसने कहा कि लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, नाम रख दिया गया। अब लिखा 22 जुलाई को क्या हुआ, 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, शॉर्ट में बोलते हैं इसको शार। तो इस शार के द्वितीय लॉन्च पैड से क्या है, GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। तो इस चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये रहा। तो चंद्रयान 1 जो है आपका PSLV C11 से करा गया था, PSLV C11 से। और चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। मतलब गाइस ये है कि सैटेलाइट को उड़ाने के लिए एक रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। इस रॉकेट में बिठाया जाता है सैटेलाइट को और कहा जाता है उड़ जाओ, मतलब सैटेलाइट उड़ जाती है। ठीक है, मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है एक रॉकेट की, लॉन्चर की ज़रूरत होती है। वो ऊपर जो चंद्रयान 1 था उसमें PSLV था, इसमें क्या है आपका GSLV है। अब लिखा है चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। मतलब इसका एम क्या था, मतलब हमने इसे क्यों भेजा था, जो चंद्रमा की जो दूसरी साइड होती है, मतलब यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचाना था उसको, और क्या रिसर्च कुछ अनुसंधान करने थे हमको। ठीक है, और इसमें लिखा है सेलेनी। सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। क्या, सेलेनी का जापानी उपनाम क्या है, कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान है। यानी कि चंद्रमा की कक्षा में जापान का अंतरिक्ष यान सेलेनी, और इसका उपनाम कागुया है। इसमें 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था ये। ठीक है, इसमें लिखा है 1 वर्ष 8 महीने तक चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के पश्चात ये चंद्रमा की सतह पर गिल क्रेटर के समीप स्वेच्छा से टकरा गया। ठीक है, स्वेच्छा से मतलब अपने मन से टकरा गया। अच्छा, तो कैसे इसने ये बोला कहानी, जापान का एक सैटेलाइट था जिसका नाम क्या है, सेलेनी। ठीक है, इसको भेजा गया और ये क्या करता है, चंद्रमा के कक्षा में ऐसे ऐसे घूमता रहता और जो भी काम करना था करता रहता। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया, 14 सितंबर 2007 को किया गया, और 1 महीने तक, 1 साल 8 महीने तक तो ठीक ठाक चला। फिर क्या है, टकरा गया कहीं जाके। कहाँ टकराया, गिल क्रेटर में। कौन से क्रेटर में, गिल क्रेटर में गया और टकरा गया। ठीक है, यानी कि हमने भारत के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 की बात करी, यहाँ जापान की सेलेनी की बात कर ली। चलिए गाइस, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था गाइस, 1969 में रखा था। किसने रखा था, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब 20 जुलाई 1969 को रखा था। और अमेरिका का कौन सा मिशन था, अपोलो 11 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंस और फिर है एडविन एल्ड्रिन।
इन्हें भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। माइकल कोलिंस ने नहीं रखा था, वो यान में बैठे थे। सी ऑफ क्या लिखा है, ट्रॉन्क्विलिटी, ये क्या है, जो हम कहते हैं चांद पे दाग है, तो ये दाग है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, चांद पे ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें चंद्रमा पर काले धब्बे वाले जो क्षेत्र होते हैं उसी को ये कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शांति का सागर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये चंद्रमा के इसी भाग में जो है सबसे पहला जो है चंद्रयान था, जिसमें मानव भी बैठा था, अपोलो 11 उतारा गया। तो इसी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे और एडविन एल्ड्रिन, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा, ठीक है। अब इसमें लिखा है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही जो है पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, ठीक है। चांद अपने अक्ष पर जो है 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही है जितना पृथ्वी है, ठीक है। मतलब इसने दो बात कही, एक तो इसने ये बोला कि चांद का एक ही साइड जो है पृथ्वी से दिखता है, ठीक है। दूसरा इसने बोला कि चांद जो है घूमता है अपने अक्ष पर, या घूर्णन जो करता है वो 23.5 दिवस में करता है, 23.5 दिवस में करता है। चलिए आएगा, इस दोनों देखते हैं। तो देखिए ए वाला सही था कि चांद का एक साइड जो है आपको पृथ्वी से दिखेगा, लेकिन जो घूर्णन जो है वो 23.5 दिवस में नहीं करता है गाइस, वो कितने 27 दिवसों में करता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बी गलत था ना आपका, आर गलत था, मतलब कारण गलत है। इसमें लगा चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा जो है दीर्घवृत्तीय होती है और झुकाव युक्त होती है। फलस्वरूप क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा दिखाई देता है, और जब निकट होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन गति और उसके द्वारा की जाने वाली जो पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, ठीक है, के समान होती है, ठीक है। अतः इसी कारण क्या है, चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है लगभग कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है, ना कि 23.5 दिन में करता है। तो हमारा जो आर था वो गलत हो गया था, और ए जो था वो हमारा सही था कि एक भाग दिखता है चंद्रमा का पृथ्वी से। अब इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। फिर अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। ये इसका ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बराबर होने के कारण क्या होता है, हमें सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग जो है आधा भाग ही दिखाई देता है, इसलिए कथन ये सत्य है। पृथ्वी का जो उपग्रह यानी कि चंद्रमा अपनी दूरी पर घूर्णन और क्या है, पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय, लगभग इतना है 27 दिन, वैसे तो पृथ्वी 24 दिन लेती है, और ये अप्रॉक्स एक ही बराबर है, ठीक है, 27 और 24 मतलब सॉरी 27 दिन या 27 दिन, सॉरी गलत हो गया, कहते हैं पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय, यानी कि इसने कहा कि गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे देखिए क्या है, पृथ्वी की, देखिए ये चंद्रमा है, राइट। तो चंद्रमा ऐसे करके जो घूम रहा है और जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, तो ये अप्रॉक्स इतने ही टाइम में पूरा करता है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि चंद्रमा का हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। तो इसने ये लिखा है कि आर और ए दोनों सही है, और जो आर है एक ही सही जो है व्याख्या भी करता है। लिखा है तुल्यकालिक परिक्रमा के कारण ही चंद्रमा में द्रव्यमान का वितरण असममित है, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के एक गोलार्ध को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइस यहाँ पे लिखा है चंद्रमा के धरातल पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते गाइस, जो साउंड वेव्स होती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं गाइस, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए माध्यम की, मतलब जाने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि जो वो माध्यम है वो होता है वायुमंडल, और हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल का होता है अभाव, इसलिए, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, जिसकी वजह से जो ध्वनि तरंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाती। इसे आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखिए। अब लिखा है चंद्रग्रहण कब होता है। देखिए चंद्रग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण तब होता है जब यहाँ हो गया आपका एसयूएन और यहाँ हो गया आपका मून, और इन दोनों के बीच में आ जाती है पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। तो इसमें जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब,
ठीक है। तब क्या होता है, सूरज का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का वो वाला भाग क्या है, अंधेरे में आ जाता है। जब सूरज चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। क्योंकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़ने की वजह से क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इस ठीक है, अब इसमें लिखा है चंद्र ग्रहण का प्रकाश और उसकी जो लंबाई है चंद्रमा के सापेक्षित स्थिति और उसके जो है कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है, आपका फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, अब कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र के, मतलब पूर्ण चंद्र क्या होता है गाइस हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं फुल मून। पूर्ण मतलब फुल और मून यानी चंद्र। ठीक है, अब लिखा है 22 दिसंबर 2019 को पूर्णिमा के देखिए 2019 ठीक है 1999 गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन भी 1999 का था, ये कहानी भी 1999 की। तो इसमें 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमत्कार होने के लिए मुख्य जो है उत्तरदायी कारक क्या है। तो गाइस क्या होता है, उपभू यानी कि गाइस क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, सबसे पास होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा जो है पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण सर्वाधिक चमकदार था। सबसे बड़ा भी दिखा होगा, सबसे चमकदार भी दिखा होगा। फिर इसने कहा कि 14 नवंबर 2016 को पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा जो है 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमत्कार दिखाई पड़ा। तो इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, ऐसे चंद्रमा को बोलते हैं सुपर मून। अब लिखा है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है। तो गाइस कैसे बनता है, आपका 90 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी की सापेक्ष जो सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री मतलब क्या है, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। अब लिखा है बेमेल को चुनिए। बेमेल क्या मतलब हो गया, यहाँ हो गया मंगल, बुध, पृथ्वी, चंद्रमा। यानी कि हम जानते हैं ये आपका प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है, ये भी आपका ग्रह है, ये भी आपका ग्रह है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लैनेट नहीं है गाइस, ये आपका सैटेलाइट है, यानी कि आपका ये क्या है, उपग्रह है। बाकी सारे ग्रह थे ग्रह 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 उपग्रह। चलिए, तो इसमें लिखा है मंगल, बुध और पृथ्वी जो है आपका तीनों क्या है, ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। चंद्रमा क्या उपग्रह है और अर्थात उपयुक्त। ठीक है, तो इसने कहा कि जो ये तीनों है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ये तीनों आपका सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा जो है उपयुक्त तीनों ग्रहों से अलग है। ठीक है, अब निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा क्या है, ग्रह नहीं होके क्या है, उपग्रह है। अब लिखा है सुमेलित कीजिए, मतलब मैच कराना है। तो इसमें लिखा है ग्रह यहाँ पे लिखा है यूरेनस, SUN सन में यू वाला जो था यूरेनस था, फिर नेपच्यून था, ये सैटर्न था। ठीक है, तो यूरेनस जो है आपका ग्रह हो गया। उपग्रह आपका चंद्रमा है, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह। तो गाइस इसमें देखिए, तो यहाँ लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यूरेनस और वरुण या अरुण कह सकते हैं, यूरेनस या अरुण, हिंदी में अरुण बोलते हैं। ये क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है 7वें नंबर पे आता है। अब यहाँ पे है मेरिनर 9, मेरिनर ये क्या है, तो गाइज मेरिनर 9 जो है मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए जो है आपका 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया क्या है, एक यान था। यानी कि ये गाइज ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मेरिनर 9 जो है उपग्रह यान, कृत्रिम उपग्रह यान था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पुच्छल तारा है क्या, हेली क्या है, एक पुच्छल तारा है जो वर्ष 1935, 1910, 1984, 1985 में पृथ्वी से दिखाई दिया। यानी जो आपका जो हेली है पुच्छल तारा वो है आपका हेली। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ लिखा है ब्लू मून परिघटना होती है, क्या होती है गाइस, चलिए देख लेते हैं आंसर हमारा। तो ये लिखा है यहाँ पे ए, तो इसमें लिखा है जब एक ही महीने में 2 बार क्या आ जाती हैं, पूर्णिमा आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें लिखा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसके भार में कमी आती है या द्रव्यमान में। तो गाइस देखिए, द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का नहीं बदलता है, हाँ भार जरूर बदलता है, परिवर्तनीय होता है भार, यानी कि भार में क्या होता है, कमी आ जाती है। तो उसके भार क्या होता है, घट जाता है। और कितना घट जाता है, अगर सपोज आप 60 किलो के हैं तो आप 60 गुणा 1/6 हो जाएंगे, यानी कि 1/6 की कमी आ जाती है, यानी कि आप 10 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 होता है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पिंड का भार द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। सपोज द्रव्यमान आपका पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पे 60-60 है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 1 है और चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू भार की, ये देखिए भार है, तो भार की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 और यहाँ पे हो जाएगी
60 रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जब चंद्रमा पे आप जाएंगे तो आपके भार में आ जाएगी कमी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 364,000 किलोमीटर। यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है वही होती है 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसने कहा जो उपयुक्त विकल्प है इसमें सबसे आसपास यही आपको दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल और तो कुछ नहीं है। इसमें लगा एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। ठीक है, यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? जापान है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसने कहा कि सेलेनी का जापानी उपनाम क्या नाम है? कागुया। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया ये जापान का अंतरिक्ष यान था। कब भेजा था हमने, मतलब जापान ने कब भेजा था? 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया था। तो वैसे यहाँ पे जो है ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा चैनल को भी, एंड जो आपकी वीडियो है उसको भी शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो वैसे यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शुद्ध ग्रह है, तो आगे मिलेंगे इसके साथ। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।